श्वेता ने माँ को फोन लगाया तो फोन पर किसी पुरुष की आवाज सुनकर वह चौंक गई। कौन हो सकता है? एक क्षण को तो उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा। अमन अंकल तो होने से रहे। माँ ने एक दिन बताया था तुम्हारे अमन अंकल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। अचानक ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, आधे धड़ को लकवा मार गया। उनके लड़के आए थे और अपने साथ हैदराबाद दिवा ले गए। हेलो, बोलिए, किससे बात करनी है आपको? सहसा वह अपनी चेतना में वापस लौटी। संयत आवाज में पूछा, आप कौन? माँ से बात करनी है। मैं उनकी बेटी श्वेता बोल रही हूँ, स्थिति स्पष्ट कर दी। पास के जनरल स्टोर तक गई हैं, कुछ जरूरी सामान लाना होगा। रोका था मैंने, कहा भी था कि लिखकर दे दो हमें, हम ले आएंगे। पर वह कोई स्पेशल डिश बनाना चाहती थी शाम को। तुम्हें तो पता होगा, पास में सब्जी की दुकान है, वहां पर स्पेशल डिश के लिए कुछ सब्जियां लेने गई है। पर यह सब मैं तुम्हें बेकार कह रहा हूँ, तुम मुझे जानती नहीं होगी। इस बीच कभी आई ही नहीं तुम जो मुझे देखती और हमारा परिचय होता। बस इतना जान लो, मेरा नाम प्रभुनाथ है और तुम्हारी माँ मुझे प्रभु कहती है। तुम चाहो तो प्रभु अंकल कह सकती हो। प्रभु अंकल? जब माँ आ जाए तो बता दीजिएगा। श्वेता का फोन था और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। न स्वयं कुछ कहा और न उन्हें कहने का अवसर दिया। श्वेता की बेचैनी उसके फोन के बाद बढ़ गई। कौन हो सकते हैं ये महाशय? क्या अमन अंकल की तरह माँ ने किसी नए? आगे सोचने से खुद हिचक गई श्वेता। कैसे सोची? माँ आखिर माँ होती है। उनके बारे में हमेशा हर बार हर पुरुष को लेकर हर ऐसी वैसी बात कैसे सोची जा सकती है? फिर भी यह सवाल तो है ही कि प्रभुनाथ अंकल कौन है, कैसे होंगे, कितनी उम्र होगी, माँ से कब, कहाँ, कैसे, किन हालातों में मिले होंगे। उनका संबंध माँ से इतना गहरा कैसे बन गया कि माँ अपना पूरा घर उनके भरोसे छोड़कर पास के जनरल स्टोर तक चली गई, स्पेशल और सामान डिश लेने के लिए। इसका मतलब हुआ प्रभु अंकल माँ के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति हैं। लेकिन यह नाम तो पहले भी कभी नहीं सुना। अचानक कहाँ से प्रकट हो गए यह अंकल? और इनका माँ से क्या संबंध होगा जिनके लिए माँ स्पेशल डिश बनाती हैं? कह रहे थे कि जब वह आते हैं तो माँ कोई ना कोई जरूर स्पेशल डिश बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह महाशय वहाँ नहीं, कहीं और रहते हैं और कभी कभार ही माँ के पास आते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग अगर देखते होंगे तो माँ के बारे में क्या सोचते होंगे? कस्बाई शहर में इस तरह की बातें पड़ोसियों से कहाँ छिपती हैं? माँ ने क्या क्या कर उन पड़ोसियों से इनका परिचय कराया होगा और परिचय पर इन सबने यकीन किया होगा। स्थिति पर श्वेता जितना सोचती जाती उतने ही सवालों के घेरे में उलझती जाती। पिछली बार जब वह माँ से मिलने आई थी तो उनके लिखने पढ़ने की मेज पर एक नई डायरी रखी देखी थी। माँ को डायरी लिखने का शौक है और महिला होने के नाते उनकी वह डायरी अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती भी रहती है। अखबारों के साहित्य संस्करणों से लेके साहित्यिक पत्रिकाओं तक उनके अंश छपते हैं। चर्चा भी होती है शहर में, इसीलिए भी उन्हें जब सभी जानते हैं कि वहाँ के महाविद्यालय में हिंदी की प्रवक्ता थी। लंबी नौकरी के बाद वहाँ से रिटायर हुई, मकान पिता ही बना गए थे। अवकाश प्राप्त जिंदगी आराम से वहीं गुजार रही थी। भाई विदेश में है। श्वेता के पास आकर रहना अच्छा नहीं, बेटी दामाद के पास आकर रहना उन्हें अपनी स्वतंत्रता में बाधक नहीं लगता, बल्कि अनुचित भी लगता। इंतजार करती रही श्वेता की माँ अपनी तरफ से फोन करेंगी, पर उनका कोई फोन नहीं आया। माँ की डायरी में एक अंग्रेजी कवि का वाक्य शुरू में ही लिखा हुआ पड़ा था, इन यू एट एवरी मोमेंट लाइफ इज अबाउट टू हैपन। यानी आपके भीतर हर क्षण जीवन का कुछ न कुछ घटता ही है, जीवन घटना विहीन नहीं होता। महाविद्यालय में पढ़ते समय भी श्वेता अपनी सहेलियों से माँ की प्रशंसा सुनती थी। बहुत अच्छा बोलती हैं, उनकी स्मृति गजब की है। ढेरों कविताओं के उदाहरण वह पढ़ाते पढ़ाते समय देती चली जाती हैं। भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। कॉलेज में शायद ही उन्हें कोई उन जैसे शब्दों का चयन अपने व्याख्यान में करता है। पुरुष अध्यापक प्रशंसा में कह जाते कि प्रोफेसर कुमुद जी पता नहीं कहाँ से इतना वक्त निकाल लेती हैं यह सब पढ़ने लिखने का, और कुछ मुंह पर जड़ देते कि पति रेलवे में है, मास्टर है, अक्सर स्टेशन से उस स्टेशन पर फेंके जाते रहते हैं, बाहर रहते हैं और 2-4 महीने के दिन लिए ही बाकी घर आते हैं, इसलिए पति को लेकर उन्हें कोई व्यवस्था नहीं है। रहे बच्चे, अब वो बड़े हो गए हैं, बेटा आईआईटी में पढ़ने बाहर चला गया है, कल को वहां से निकलेगा तो विदेश के दरवाजे खुले मिलेंगे। लड़की पढ़ रही है, योग्य वर मिलते ही उसकी शादी कर देंगे।
फुर्सत ही फुर्सत है उन्हें, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो क्या करेंगी। श्वेता एमए के बाद शोध कार्य करना चाहती थी, पर पिता को अपने एक मित्र का उपयुक्त लड़का जच गया। रिश्ता तय कर दिया और श्वेता की शादी कर दी। बीएड ने उस शादी के बाद किया और पति की कोशिशों से उसने दिल्ली में एक अच्छे पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल गई। पति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर थे। व्यवस्था के बावजूद श्वेता अपने संबंध और कार्य से खुश थी। छुट्टियों में जब तक माँ के पास वो आती, कभी अकेली और कभी बच्चों के साथ, तो कभी पति भी साथ होते। आईआईटी तो कभी पति भी साथ होते। आईआईटी के चलते तुरंत बाद भाई अमेरिका चला गया था। इधर मंदी के चलते अमेरिका से भारत आना उसके लिए अब संभव ना था। कहता है, अगर नौकरी से महीने भर बाहर रहा तो कंपनी समझ लेगी कि बिना इस आदमी के काम चल सकता है, तो क्यों व्यर्थ में एक आदमी की तनख्वाह दी जाए। वैसे भी अमेरिका में जॉब की बहुत मारामारी चल रही है। फिर भी भाई को पिता की हादसे में मृत्यु के बाद आना पड़ा और बहुत जल्दी क्रियाक्रम करके वापस जाना पड़ा। पिता उस दिन अपने नियुक्त वाले स्टेशन से घर आ रहे थे, लेकिन ट्रेन को एक छोटे स्टेशन पर भीड़ ने आंदोलन के चलते रोक दिया। ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। कुछ दंगाइयों ने ट्रेन में आग लगा दी। जिस डब्बे में पिताजी थे, उस डब्बे को लोगों ने आग आग लगाकर जला दिया। जिस डब्बे में पिताजी थे, उस डब्बे को आग लगाकर जला दिया। सवारियां उतर कर भागी तो उन पर दंगाइयों ने ईंट पत्थर बरसाए। पत्थर का एक टुकड़ा पिता के सर में आकर लगा तो वो वहीं गिर पड़े। साथ चल रहे अमन अंकल ने उन्हें उठाया। सिर से खून बहुत तेजी से बह रहा था। लोगों ने उन्हें लेकर अस्पताल तक जाने नहीं दिया, रास्ता रोकते रहे। हाथ पांव जोड़कर अमन अंकल ने किसी प्रकार पिताजी को कहीं सुरक्षित जगह ले जाने का प्रयास किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। भाई ने पिता के फंड, पेंशन आदि की सारी जिम्मेवारी अमन अंकल को दे दी थी। अंकल, आप ही निपटाइए ये सरकारी झमेले। आप तो जानते हैं, इन कामों को निपटाने में महीनों लगेंगे। अगर मैं यहाँ रुक कर ये सब करता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम चिंता मत करो, अपनी नौकरी पर जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। इसी रेलवे विभाग में जानता हूँ, ऊपर से नीचे तक लेट लतीफी का राज कायम है। अमन अंकल ने फिर संभाला था। बाद में उनका ट्रांसफर वहीं हो गया। काम को निपटाने में अधिक सुविधा रही। तब से अमन अंकल का हमारे परिवार से संबंध जुड़ा। वह अरसे तक जारी रहा। उनका एक ही लड़का था जो आईटी इंजीनियर था। पहले बेंगलोर में नौकरी पर लगा था, बाद में ऊंचे वेतन पर हैदराबाद चला गया। अमन अंकल की पत्नी की मृत्यु कैंसर से हो गई थी। नौकरी शेष थी तो अमन अंकल वहीं रहकर नौकरी निभाते रहे। इस बीच उनका हमारे परिवार में आना जाना जारी रहा। माँ की उन्होंने बहुत देख रेख की। पिता की मृत्यु का सदमा वह उन्हीं के कारण सह सकी। यह उनका हमारे परिवार पर उपकार ही रहा। बाकी माँ से उनसे क्या संबंध रहे, वह अधिक नहीं जानती।